बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूनाइटेड नेशंस का इमदादी काफिला इतवार को गौता पहुंचेगा। यूनिसेफ ने कहा सीरिया की हुकूमत ने इजाजत दे दी। ट्रंप ने की जर्मनी और फ्रांस के लीडर से फोन पर बातचीत। कहा सीरिया में सीज फायर पर अमल किया जाए। फ्रांस ने नए केमिकल हमलों पर बशार हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दी। सीरियन फौज ने कहा मगरबी मुल्कों के इशारे पर दहशतगर्द केमिकल हमला कर सकते हैं। अफरीन के राजू टाउन पर कब्जे के लिए तुर्क फौज का ऑपरेशन शुरू। सीरिया के सिपाहियों पर हेलीकॉप्टर से बमबारी। अमेरिका और रशिया के दरमियान तनाव। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा पुतिन की तकरीर से वाशिंगटन के अंदेशे सही साबित हुए। अफ्रीका के बर्किना फासो में फ्रांस के सफारत खाने पर हमला। ट्रंप ताइवान बिल पर दस्तखत करेंगे तो जंग शुरू हो सकती है, चाइना ने दी वार्निंग। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर एनकाउंटर में 12 नक्सलाइट्स हलाक। मरने वालों में कमांडर्स और औरतें भी शामिल। वरवरा राव ने कहा एनकाउंटर फर्जी है। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात सीरिया की। यूनिसेफ ने कहा कि सीरिया की हुकूमत ने गौता के दोमा टाउन में रहने वाले 1,80,000 से ज्यादा लोगों के लिए इमदादी सामान भेजने की इजाजत दे दी है। बच्चों से मुताल्लिक आलमी इदारे यूनिसेफ के मिडल ईस्ट डायरेक्टर ने यह बात बताई। जेनीवा में यूनिसेफ ओहदेदार गेयर कैलेप्रीन ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गौता के दूसरे इलाकों तक इमदादी काफिलों के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें सीरिया की हुकूमत की तरफ से इशारे मिले हैं कि 4 मार्च यानी इतवार को इमदादी काफिले ले जा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह इशारा एक जुर्रतमंदाना वादा बन जाएगा। हम इस सिलसिले में काम करने के लिए तैयार हैं। जेनीवा में यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हुकूक काउंसिल की भी एक मीटिंग हो रही है जिसमें सीरिया की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। यह मीटिंग बरतानिया की दरख्वास्त पर हो रही है। इस इमदादी काफिले में खाने पीने की चीजें और दवाएं शामिल होंगी। इस इमदाद से कोई 70,000 बच्चों को फायदा हो सकता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के हालात पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से टेलीफोन पर बातचीत की। इस मौके पर ट्रंप ने दोनों लीडर से कहा कि सीरिया में सीज फायर पर अमल होना चाहिए। फ्रांस ने अमेरिका और बरतानिया की आवाज में आवाज मिलाते हुए सीरियन हुकूमत को धमकी दी कि मुल्क में मजीद केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की सूरत में हवाई हमले किए जाएंगे और बशार हुकूमत को निशाना बनाया जाएगा। इस दौरान बास खबरों में कहा गया कि गौता के मिलिटेंट्स ने सीरिया की हुकूमत की तरफ से बनाए गए महफूज रास्तों पर शलबारी जारी रखी। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को टेलीफोन पर बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया कि अगर सीरिया में मजीद केमिकल हथियार इस्तेमाल किए गए तो कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मैक्रोन ने कहा कि केमिकल हथियारों के इस्तेमाल से सिविलियंस की मौत साबित होने की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा और इसके लिए अमेरिका के तमाम इत्तेहादी एक दूसरे के साथ तालमेल के जरिए काम करेंगे। फ्रांस के सदारती दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों लीडर्स ने रशिया से कहा कि वो सीरिया में सीज फायर के लिए दमिश्क पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाले। सीरिया और रशिया ने अपने तौर पर जंगबंदी का ऐलान किया था, लेकिन कहा था कि आईएसआईएस, अल-कायदा और अल-नुसरा फ्रंट के कंट्रोल वाले इलाकों के लिए ये जंगबंदी लागू नहीं होगी। सीरिया की एक वॉलंटियर तंजीम ने कहा है कि दमिश्क के करीब गौता में 2 हफ्तों से जारी हमलों में मरने वालों की तादाद 674 हो गई है। व्हाइट हेलमेट्स के नाम से जानी जाने वाली इस तंजीम ने कहा कि जब से सीरिया की हुकूमत ने 18 फरवरी को रशिया की मदद से ये हमले शुरू किए हैं, 670 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। गौता में तकरीबन 4 लाख लोग रहते हैं जो लंबे अरसे से सीरियन फौज की घेराबंदी में हैं। व्हाइट हेलमेट्स तंजीम के एक रुकन महमूद आदम ने बताया कि मरने वालों में कई औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सीजफायर शुरू होने के बाद भी हमले जारी रखे गए जिनमें 103 लोग हलाक हुए और मरने वालों में 22 बच्चे और 43 औरतें हैं।
सीरिया की फौज ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मगरबी मुल्कों ने दहशतगर्द तंजीमों को हिदायत दी है कि वो गौता में केमिकल हमले करें ताकि हुकूमत को बदनाम किया जा सके। फौजी अहदेदारों ने कहा कि गौता में सरगर्म अल-नुसरा फ्रंट, अहरारुल शाम और दूसरी तंजीमें एक और केमिकल हमले की तैयारियां कर रही हैं। साना न्यूज एजेंसी ने फौजी अहदेदारों के हवाले से कहा कि ये दहशतगर्द महाज जंग के करीब केमिकल हथियारों से हमला कर सकते हैं और शहरियों को निशाना बना सकते हैं और इसके लिए सीरिया की फौज को और हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीरिया की फौज ने कभी भी केमिकल हथियार इस्तेमाल नहीं किए और ना ही कभी करेगी। 2013 में केमिकल हथियारों पर पाबंदी के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम OPCW ने इस बात को यकीनी बनाया था कि सीरिया की हुकूमत अपने तमाम केमिकल हथियार ज़ाया कर दे। BBC ने बताया कि सैटेलाइट की बाज़ तस्वीरों में गौता बमबारी से होने वाली तबाही और नुकसानात को देखा जा सकता है। डॉक्टर्स की एक आलमी तंजीम ने खबरदार किया कि अगर गौता में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का मंसूबा नाकाम हो गया तो 1000 लोगों की मौत हो सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि सीरिया इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई का महाज बन गया है। खामनाई ने तेहरान में सीरिया के वजीर मजहबी मामलात मोहम्मद अब्दुल सत्तार सैयद से मुलाकात करते हुए कहा कि सीरिया आज महाज जंग बना हुआ है, हमारा ये फर्ज है कि सीरियन मुजाहिमत की मदद करें। उन्होंने कहा कि दुश्मन इस बावकार कौम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके लीडर्स को इस्लाम और अपनी इस्लामी पहचान पर फख्र है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरानी कौम के इनकलाब की पायदारी ने यह साबित कर दिया है कि अमरीका, बरतानिया और दुनिया की दूसरी न्यूक्लियर ताकतों की ख्वाहिशें पूरी होना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम सब और खित्ते की मुजाहिमती तहरीक के लोग अटल रहें तो दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पेंटागन के हवाले से कहा गया कि इराक सरहद के करीब सीरिया के सरहदी इलाकों में अमेरिका के सैकड़ों सिपाहियों को तैनात किया गया है। तुर्क मीडिया में यह बात बताई गई। तुर्की के एक अखबार ने कहा कि तकरीबन 600 सिपाही अल-तन्फ इलाके में पहुंचे। सीरिया के अफरीन में तुर्की के हमलों में तकरीबन 25 लोग हलाक हो गए। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने बताया कि इन हमलों में अफरीन के करीब कारान, मेदांकी और हज खलील देहातों को निशाना बनाया गया। मरने वालों में एक औरत भी शामिल है। कई लोग जख्मी भी हुए और कई इमारतें तबाह हो गई। इस दौरान तुर्की की फौज ने कहा कि जब से अफरीन में ऑपरेशन शाख जैतून शुरू हुआ है कम से कम 2222 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो अफरीन से दहशतगर्दों का सफाया कर देंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि तुर्की के जंगी हवाई जहाज़ों ने नॉर्थ सीरिया में बशार हुकूमत की हामी फोर्सेस पर हमले किए जिसमें कई लोग हलाक और जख्मी हुए। इस हमले में मरने वालों की तादाद 17 बताई गई है। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने यह बात बताई जो बरतानिया से काम करती है। खबरों में कहा गया कि तुर्की के सिपाहियों ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए बशार की इत्तेहादी फोर्सेस पर बमबारी की जिससे ये 17 हलाकतें हुई। तुर्की की एक सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि तुर्क सिपाहियों और इत्तेहादी फोर्सेस ने जुमे की सुबह अफरीन के राजू टाउन में एक ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया ताकि इस शहर का कंट्रोल हासिल किया जा सके। तुर्की ने जनवरी में कुर्दों की फौज YPG के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू किया था। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफरीन में तुर्की के 8 सिपाही हलाक हो गए, 13 जख्मी हुए। तुर्क फौज ने बताया कि जख्मी सिपाहियों को इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। अफगानिस्तान का दारुल काबुल एक ताकतवर धमाके से दहल गया जिसमें सिपाहियों को निशाना बनाया गया। इस हमले में कम से कम 1 शख्स हलाक हुआ और 4 जख्मी हुए। अफगानिस्तान की वजारत दाखिला ने बताया कि यह धमाका जुमे की सुबह एक फौजी ट्रेनिंग सेंटर के करीब किया गया जहां बाज़ सरकारी दफ्तर और गेस्ट हाउस हैं। वजारत दाखिला के तर्जुमान नजीब दानिश ने कहा कि इस हमले में सिपाहियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस बारे में और ज्यादा तफसीलात नहीं मिल सकी। तुर्की में फतेह गुलन नेटवर्क से ताल्लुक के इल्जाम में 154 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनमें कई नेवी ऑफिसर्स, टीचर्स और दूसरे मुलाजमीन शामिल हैं। इन लोगों पर 2016 में नाकाम फौजी बगावत में रोल अदा करने का इल्जाम लगाया गया। जुलाई 2016 की बगावत नाकाम होने के बाद तुर्की में मुसलसल इस तरह का क्रैकडाउन जारी है। इसराइली पुलिस ने वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी बीवी से एक बार फिर करप्शन के केस में पूछताछ की। इस केस की वजह से नेतन्याहू के अमेरिका दौरे पर सवालिया निशान लग गया है। इसराइल के चैनल 10 ने नेतन्याहू के मकान में पुलिस को घुसते हुए दिखाया। यह भी कहा गया कि नेतन्याहू की बीवी सारा से भी एक दूसरे मकाम पर पूछताछ की गई। फलस्तीनी कैदियों के लिए काम करने वाली एक NGO ने कहा कि इसराइली जेलों में कैदियों पर नाकाबिल बर्दाश्त दबाव और पाबंदियों की वजह से कभी भी कोई भी धमाका हो सकता है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने तंजीम के हवाले से ये बात बताई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कई जेलों में फलस्तीनी कैदी एहतजाज कर रहे हैं। इसराइली फौज ने जुमे की सुबह अपना क्रैकडाउन जारी रखते हुए मगरबी किनारे के नाब्लस में एक फलस्तीनी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। यूनाइटेड नेशंस का इमदादी काफिला इतवार को गौता पहुंचेगा। यूनिसेफ ने कहा सीरिया की हुकूमत ने इजाजत दे दी। ट्रंप ने की जर्मनी और फ्रांस के लीडर से फोन पर बातचीत। कहा सीरिया में सीज फायर पर अमल किया जाए। फ्रांस ने नए केमिकल हमलों पर बशार हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दी। सीरियन फौज ने कहा मगरबी मुल्कों के इशारे पर दहशतगर्द केमिकल हमला कर सकते हैं। अफरीन के राजू टाउन पर कब्जे के लिए तुर्क फौज का ऑपरेशन शुरू। सीरिया के सिपाहियों पर हेलीकॉप्टर से बमबारी। अमेरिका और रशिया के दरमियान तनाव। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा पुतिन की तकरीर से वॉशिंगटन के अंदेशे सही साबित हुए। अफ्रीका के बर्किना फासो में फ्रांस के सफारतखाने पर हमला। ट्रंप ताइवान बिल पर दस्तखत करेंगे तो जंग शुरू हो सकती है। चाइना ने दी वार्निंग। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर एनकाउंटर में 12 नक्सलाइट्स हलाक। मरने वालों में कमांडर्स और औरतें भी शामिल। वरवरा राव ने कहा एनकाउंटर फर्जी है। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका ने कहा है कि न्यूक्लियर हथियारों के बारे में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का ताजा ऐलान अमेरिका के अंदेशों को सही साबित करता है। व्लादिमीर पुतिन ने एक दिन पहले एक अहम तकरीर करते हुए कहा था कि रशिया ने एक ऐसे न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं जो दुनिया में कहीं भी वार कर सकते हैं और उन्हें कोई भी छू नहीं सकता। पुतिन के इस बयान के जवाब में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हीथर नॉरेट ने कहा कि पुतिन का यह बयान उन मालूमात की तस्दीक करता है जिनके बारे में अमेरिका पहले से जानता था। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स ने भी कहा कि अमेरिका अपनी डिफेंस सलाहियतों को मजबूत बनाएगा। पुतिन ने नए न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी का दावा इलेक्शन से कुछ दिन पहले किया। पुतिन ने हथियारों और मिसाइल्स की बात करते हुए एक तरह से न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ एक बार फिर शुरू कर दी है। अमेरिकी अहदेदारों ने कहा कि वाशिंगटन रशिया के खतरों का सामना करने के लिए तैयार है। रशिया ने इस दौरान अमेरिका के साथ अहम बातचीत मुलतवी कर दी है। यह बातचीत इसी महीने होने वाली थी। इससे पहले अमेरिका के एक डेलीगेशन ने जेनेवा में साइबर सिक्योरिटी के बारे में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। अमेरिका में रशिया के सफीर ने तास न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका के डेलीगेशन ने 27 फरवरी को आखिरी लम्हे में जेनेवा मीटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया, जो किसी दोस्त का रवैया नहीं था। इससे यह तासुर पैदा होता है कि यह आपसी ताल्लुकात को खराब करने की एक सोची समझी कोशिश है। चाइना की सरकारी मीडिया ने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ताइवान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के बिल पर दस्तखत करते हैं तो एक जंग शुरू हो सकती है। हाल ही में अमेरिकी सेनेट ने इत्तेफाक राय से एक बिल को मंजूरी दी थी जिसे ताइवान ट्रैवल एक्ट कहा जाता है और अब सदर डोनाल्ड ट्रंप की दस्तखत से यह बिल कानून बन जाएगा। चाइना डेली अखबार ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि इस बिल के जरिए ताइवान के सदर की इस बात के लिए हौसला अफजाई की गई है कि वो जजीरे पर अपनी खुद मुख्तारी को मजीद असरदार ढंग से पेश करे। इस दौरान चाइना की ताइवान से मुताल्लिक वजीर ने कहा कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। अफ्रीका के मुल्क बुर्किना फासो में आर्मी हेडक्वार्टर के करीब एक धमाका हुआ है। नुकसानात के बारे में फौरी तौर पर कोई खबर नहीं मिली, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर ने बताया कि बंदूक बरदारों ने इस धमाके के बाद आर्मी हेडक्वार्टर और फ्रांस के सफारतखाने पर हमला कर दिया। फ्रांस के सफीर के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि यह दहशतगर्द हमला है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि बुर्किना फासो में अपने दोस्तों और साथियों के साथ हम यकजहती का इजहार करते हैं। CNN ने बताया कि इस हमले का असल टारगेट फ्रांस का सफारतखाना है। अजरबैजान के दारुल बाकू में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में आग लगने से कम 24 लोग हलाक हो गए। इस हादसे के दौरान कम से कम 31 लोगों को बचाया गया और 3 लोगों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। ये आग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:10 पर लगी। शुरुआती खबरों में कहा गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी।
तेलंगाना और छत्तीसगढ़ सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एनकाउंटर में कम से कम 12 नक्सलाइट्स हलाक हो गए। इस झड़प के दौरान ग्रे हाउंड्स का एक कांस्टेबल भी मारा गया, जबकि 3 दूसरे कांस्टेबल जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि नक्सलाइट्स की मौजूदगी की खबर पर जंगलाती इलाके में ग्रे हाउंड्स और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के दौरान माओविस्टों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब दिया। पुलिस का अंदाजा है कि नक्सलाइट्स के बाज अहम लीडर्स भी मरने वालों में शामिल है। यह भी कहा गया कि हरिभूषण भी हलाक हो गया है, जो एक नक्सलाइट कमांडर है। बताया गया कि मारे गए नक्सलाइट का ताल्लुक सीपीआई माओविस्ट की तेलंगाना स्टेट कमेटी से था। हरिभूषण तेलंगाना स्टेट कमेटी का एक अहम रुकन है, जो अपनी फौजी स्ट्रैटेजी और चालों के लिए जाना जाता है। पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर के मकाम से हथियार और गोला बारूद की भारी मिकदार जब्त की गई। इस दौरान रेवोल्यूशनरी राइटर्स एसोसिएशन के रुकन वरावरा राव ने कहा कि जो कुछ हुआ वो एनकाउंटर नहीं था, और उन्होंने कहा कि यह एनकाउंटर फर्जी है। पुलिस ने उन्हें पकड़ा, उन्हें टॉर्चर किया और फिर कत्ल कर दिया। इस मामले की अदालती छानबीन होनी चाहिए। खबरों में कहा गया कि मारे गए नक्सलाइट्स में 6 औरतें हैं, जिनमें हरिभूषण की बीवी सम्मक्का भी शामिल है। एनकाउंटर में हलाक ग्रे हाउंड्स के कांस्टेबल की पहचान सुशील कुमार की हैसियत से की गई है। जख्मी पुलिस वालों को भद्राचलम के हॉस्पिटल में शरीक किया गया। माओविस्टों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भी भद्राचलम लाया गया। लश्कर तैयबा के एक मिलिटेंट नवीद जट का एक वीडियो सामने आया है, जो पिछले महीने श्रीनगर के एक हॉस्पिटल में पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। इस वीडियो में नवीद को हिजबुल मुजाहिदीन के दूसरे लीडर्स के साथ एक जंगलाती इलाके में देखा जा सकता है। वीडियो में नवीद एक ऑटोमेटिक राइफल से लैस है और हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स के साथ गले मिल रहा है। पुलिस ने इस वीडियो के बारे में कोई तबसरा नहीं किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग होने वाले मौलाना सलमान नदवी ने मुतालबा किया है कि बोर्ड से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, कमाल फारूकी और बाज़ दूसरे अरकान को निकाल दिया जाए। सलमान नदवी ने एक दिन पहले आर्ट ऑफ लिविंग के बानी रविशंकर से मुलाकात की थी। ओवैसी को बोर्ड से अगर नहीं निकाला जाएगा तो बोर्ड का खात्मा खुद ब खुद हो जाएगा। इसी तरह कमाल फारूकी जो जोर जोर से कहते हैं जाने चली जाएंगे, खून बहा दिया जाएगा, मस्जिद वहीं बनाएंगे, उनसे कहना है कि आप तशरीफ ले जाइए, मस्जिद वहां बनाना शुरू कर दीजिए और जान दीजिए, कुर्बानी दीजिए। और भी जो आपके साथ ऐसे ही जोशीले हैं, उनसे भी यही दरखास्त है कि बहुत बड़ा काम होगा, आप जाइए वहां मस्जिद बनाइए ताकि आपको शहादत का मकाम हासिल हो जाए। और कहना है कि कमाल फारूकी जैसे लोगों को बोर्ड से निकाला जाए, कासिम रसूल इलियास को निकाला जाए। मेरा कहना है कि यूसुफ मछाला को बोर्ड से अलग किया जाए। अगर ये फैसले किए जाते हैं तो मैं बोर्ड के साथ हूं, लेकिन अगर ये फैसले नहीं होते हैं तो जाहिर है कि मैं बोर्ड को एक नाकाम बोर्ड देख रहा हूं। सलमान नदवी के मुतालबे का जवाब देते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जफर याब जिलानी ने कहा कि सलमान नदवी मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं हैं। यूसुफ मसाला साहब का नाम दिया उन्होंने। देखिए, ये बोर्ड में निकालने का तरीका आम नहीं है। खुद उनको भी निकाला नहीं गया है, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने खुद अपने आप को अलग कर लिया था, इसलिए बोर्ड ने उनकी ख्वाहिश मान ली और कहा कि आज से वो मेंबर नहीं। तो बोर्ड में ये कोई रोज़ नहीं होता है। अब वो कोई ख़त भेजेंगे जनरल सेक्रेटरी साहब को या सदर साहब को, और उस पर वो लोग अगर मुनासिब समझेंगे तो गौर करेंगे, वरना आमतौर से बोर्ड में इस तरह से निकाला नहीं जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने सलमान नदवी के मुतालबे पर तबसरा करते हुए कहा कि वो बाबरी मस्जिद के लिए शहीद होने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कभी भी मस्जिद का सौदा नहीं करेंगे। लोग आज मुझसे सवाल करते हैं बाबरी मस्जिद का, जितना बाबरी मस्जिद के लिए हमने मेहनत की और करते रहेंगे। 2010 या 11 में बाबरी मस्जिद के मुकदमे की बात आई तो हमने कहा सदर साहब हर चीज पेश कर दी। पर्सनल लॉ बोर्ड सदर साहब की आंखों में आंसू थे। हमने कहा यह हमारी तरफ से है, लीजिए लड़िए मुकदमा। आज कोई कहता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को निकाल दो पर्सनल लॉ बोर्ड से तो मैं शामिल हो जाऊंगा। हजरत, निकालना क्या, आप कहिए कि तुम मस्जिद के लिए शहीद हो जाओ तो ये जान चली जाएगी तो मैं तैयार हूं। अगर मेरी मस्जिद बन जाती है मेरी मौत की हजरत, तो आप खुद अपने हाथों से मेरी जान ले लो, मगर मेरी मस्जिद का सौदा मत करो। मुझे ओहदों की जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे जो इज्जत दी वो हिंदुस्तान के किसी भी वजीर आजम को नहीं दी होगी। मैं कौन हूं मेरे भाई, मेरे इनफरादी को हैसियत नहीं है। अगर मेरी पहचान है तो अल्लाह की तरफ से है, मेरी कोई शनाख्त है तो मेरी दीन की वजह से है, मेरी मकबूलियत है तो मेरे नबी के सदक़े की वजह से है। मेरी अगर मकबूलियत है तो इस दारुल
اسدالدین اویسی بھی کچھ نہیں. مجلس ہے تو سعودالدین اویسی ہے, مجلس میں نہیں تو کچھ نہیں. اس جماعت نے مجھے بہت کچھ دیا الحمدللہ. اللہ کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے. یقیناً ہم کو قربانی دیتی آئے اور دیتے رہیں گے. اکبر کو جیل میں ڈالا گیا, کوئی بات نہیں. فخر ملت کو بھی جیل میں رہنا پڑا, سالار ملت کو بھی رہنا پڑا. جسم پر گولیاں برسائی گئی, ٹھیک ہے, ہم نے صبر کیا. میرے بھائی, ہم پہ الزامات لگاتی ہیں, الزامات لگاتی ہیں, لگائیے. 60 سال پہلے بھی الزام لگانے والوں نے الزام لگایا تھا, آج بھی لگا رہے ہیں. 60 سال سے وہی الزام کہ مسلمان سیاست میں حصہ نہ لیں. حال ہی میں سلمان ندوی نے تجویز پیش کی تھی کہ مسلمانوں کو بابری مسجد کی زمین چھوڑ دینی چاہیے اور دوسرے مقام پر مسجد بنانے کے لیے راضی ہو جانا چاہیے. پاکستان میں انوشکا شرما کی نئی فلم پری پر پابندی لگا دی گئی ہے کیونکہ اس میں کالے جادو کو شے دی گئی ہے. پاکستانی اخبار ایکسپریس ٹریبیون نے بتایا کہ پاکستان کے سنسر بورڈ نے اس وجہ سے پابندی لگائی کیونکہ اس فلم پری میں بعض قابل اعتراض منظر ہیں اور اس میں قرآنی آیتوں کا استعمال کیا گیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ نہ صرف قرآنی آیتوں کا ہندو منتروں کے ساتھ خلط ملط کیا گیا ہے بلکہ مسلمانوں کو اس فلم میں غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے اور اس میں مسلمانوں کو کالا جادو کرنے کے لیے قرآنی آیتوں کا استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا. سمجھا جاتا ہے کہ ڈائبٹیز عام طور پر 2 طرح کی ہوتی ہے جسے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کہا جاتا ہے, لیکن اب سائنسدانوں نے کہا کہ ڈائبٹیز 5 طرح کی ہوتی ہیں. فن لینڈ کے سائنسدانوں نے یہ بات بتائی. ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً ہر 11واں شخص ڈائبٹیز سے متاثر ہے اور اسے دل کا دورہ پڑنے, فالج ہونے, آنکھوں کی روشنی جانے یا گردے فیل ہونے کا خطرہ رہتا ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز انسان کے دفاعی نظام یا امیون سسٹم کی بیماری ہے جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز عام طور پر لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہے. اب اس نئی ریسرچ رپورٹ میں ڈائبٹیز کی مزید قسموں کی بات کہی گئی ہے. اس ریسرچ کے لیے 14,775 لوگوں پر جانچ کی گئی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. یونائیٹڈ نیشنز کا امدادی قافلہ اتوار کو غوطہ پہنچے گا. یونیسیف نے کہا سیریا کی حکومت نے اجازت دے دی. ٹرمپ نے کی جرمنی اور فرانس کے لیڈر سے فون پر بات چیت, کہا سیریا میں سیز فائر پر عمل کیا جائے. فرانس نے نئے کیمیکل حملوں پر بشار حکومت کے خلاف کارروائی کی وارننگ دی. سیرین فوج نے کہا مغربی ملکوں کے اشارے پر دہشت گرد کیمیکل حملہ کر سکتے ہیں. افرین کے رازو ٹاؤن پر قبضے کے لیے ترک فوج کا آپریشن شروع. سیریا کے سپاہیوں پر ہیلی کاپٹر سے بمباری. امریکہ اور رشیا کے درمیان تناؤ. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا پوٹین کی تقریر سے واشنگٹن کے اندیشے صحیح ثابت ہوئے. افریقہ کے برکینا فاسو میں فرانس کے سفارت خانے پر حملہ. ٹرمپ تائیوان بل پر دستخط کریں گے تو جنگ شروع ہو سکتی ہے, چائنا نے دی وارننگ. تلنگانہ چھتیس گڑھ سرحد پر انکاؤنٹر میں 12 نکسلائٹس ہلاک. مرنے والوں میں کمانڈرز اور عورتیں بھی شامل. وراورا راؤ نے کہا انکاؤنٹر فرضی ہے. یہ تھی آج کی خبریں. شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.